So now let's talk about capital budgeting techniques. अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या था? इसमें हम लोग देखेंगे different methods for capital budgeting, ठीक है? अब capital budgeting क्या है? ये प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है। मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं, और फिर उसको किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें और किसको सिलेक्ट ना करें, किसको एक्सेप्ट करें, किसको एक्सेप्ट ना करें। हम देखेंगे कि हर मेथड्स में क्या प्रॉब्लम्स है, ड्रॉबैक्स, देन सिंस वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और हमारे पास हमेशा जो पैसे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, सो व्हिच वन टू गो फॉर, वी डू कैपिटल रेशनिंग, किस जगह पर कितने पैसे लगाएं, ठीक है, और किस हिसाब से डिसाइड करें, कैपिटल रेशनिंग। देन वंस वी डू अ प्रोजेक्ट वी नीड टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के बारे में सीखेंगे, एंड वंस द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड सो देयर इज अ पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, यानी जब खत्म हो जाए तो फिर उसको चेक करना है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ये सारा काम करना है। अब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है, इसके चार तरीके हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से तरीके हैं? वन इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। पे बैक का मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट आपको कितने जल्दी पैसे वापस देता है, पे बैक वापस देता है, पे बैक पीरियड। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये है कि जो पैसे मैंने प्रोजेक्ट पे लगाए और जितने मुझे वापस आए, किस रेट के ऊपर वो सारे आपस में बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि जो पैसे मुझे आएंगे किसी प्रोजेक्ट से उनको प्रेजेंट वैल्यू उनकी फाइंड आउट कर लें और देखें कि जितने पैसे मैंने लगाए हैं आज प्रोजेक्ट में और जितने मुझे वापस आए हैं उसका नेट रिजल्ट क्या बन रहा है, क्या जो मैंने पैसे लगाए वो ज्यादा थे या जो पैसे मुझे आ रहे हैं वो ज्यादा है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड लास्टली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, चार मेथड्स। स्टार्ट करें क्लास? ओके, ये हटा दूं, आपको नजर नहीं आएगा, ये हटा देता हूं, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक ही डेटा लेते हैं, उसके ऊपर चारों मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक ही डेटा लेके चारों मेथड्स अप्लाई करते हैं। Julie Miller is evaluating a new project for her firm Basket Wonders. She has determined that the after-tax cash flows for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively for each of the years 1 through 5. कितने साल है आपके पास? 5 सालों में आपको कितने कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000। किस 10,000 किस साल में मिल रहे हैं? पहले साल में। प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट होता है? आज स्टार्ट होगा ना, तो आज को हम क्या बोलेंगे? ईयर जीरो। So this is year 0. फर्स्ट ईयर में कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000। सेकेंड ईयर 12,000। थर्ड ईयर 15,000। फोर्थ ईयर 10,000। फिफ्थ ईयर 7,000। ये पैसे मिल रहे हैं, ओके, आगे चलें। द इनिशियल कैश आउटले विल बी 40,000, और इनिशियली जो पैसे हमने देने या हमने लगाने हैं वो कितने? 40,000। ये मैंने कब लगाए? इनिशियल ईयर 0 पे। ये 40,000 मैंने पैसे दिए, लगाए हैं, ठीक है, और ये पैसे वो हैं जो मुझे कैश इनफ्लो, जो कैश आ रहा है प्रोजेक्ट से, ठीक, क्लियर? फॉर नेक्स्ट 5 years। क्लियर है? डेटा सारा क्लियर है क्लास? ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ इट सेज फॉर दिस प्रोजेक्ट assume that it is independent of any other potential projects that Basket Wonders may undertake। ये प्रोजेक्ट जो जिसके बारे में बात कर रहा है ये बाकी प्रोजेक्ट से इंडिपेंडेंट है, बाकी प्रोजेक्ट से इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इसका कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अ प्रोजेक्ट whose acceptance or rejection does not prevent the acceptance of other projects under consideration। अगर ये प्रोजेक्ट जो मैं देख रहा हूं, अगर मैं इसको रिजेक्ट करूं या इसको एक्सेप्ट करूं तो इसका कोई भी फर्क वो जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्लास? यस सर। ओके, ये सारी चीजें जो हमने टाइमलाइन के ऊपर बना दी, हमने बना दी टाइमलाइन। यस सर। ओके, पे बैक पीरियड का मतलब क्या है? पे बैक पीरियड का मतलब है इट इज दैट टाइम पीरियड, इज द पीरियड ऑफ टाइम required for the cumulative expected cash flows from an investment project to equal the initial cash outflow, which means if we are getting some cash inflows from the project in the coming years,
whatever I have invested in the very start, ये सारे पैसे इस पैसों के बराबर कितने टाइम में होंगे, ये कैसे पता चलेगा? आपने पहले साल, आपने ईयर 0 पे कितने पैसे लगाए? 40। पहले साल में कितने पैसे मिल गए उसमें से? 10 हो गए, बाकी कितने रह गए? 30। दूसरे साल कितने मिले? 12। टोटल कितने पैसे मिल गए आपका? 22। तीसरे साल में कितने मिले? 15। टोटल कितने हो गए? 37। so far I have received 37। तो 3 साल तो लगेंगे ना? 3 साल तो लगेंगे। अब 3 के बाद आगे देखें, आगे कितना टाइम लगेगा, ठीक है? अब 3 साल तो हो गए, अब 3 के बाद आगे मुझे मिल रहा है 4th ईयर में 10,000। 4th ईयर में 10,000 और मुझे कितने पैसे मैंने लगाए? 40 में से कितने हो गए यहां तक? 37। so I am left with 3,000। अब ये 3,000 मुझे इस साल में कितने टाइम में मिल जाएंगे? This is what I need to find out। और मुझे पता चलेगा कि मुझे टोटल कितना टाइम लगता है इस सारे पैसों को बराबर करने में। 3 साल तो लग ही गए, बाकी कितना लगेगा, ठीक है? ओके, इस एक साल में मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 मिलेंगे। और मुझे कितने पैसे चाहिए इसको बराबर करने के लिए? 3। so I need 3,000 out of a total of 10,000। Yes sir। so what does that mean? What does that mean? 0.3 0.3 यानी 3 मंथ्स नहीं, 3 साल पहले लगे और अब 0.3 साल लगेगा। 0.3 साल, 3 मंथ्स नहीं, 0.3 साल। साल में कितने महीने होते हैं? 12। साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब 0.3 साल कितने हो गए? 0.3 साल कितने हो गए? 0.3 साल कितने हो गए? 3.6 मंथ्स। फिर मसला बन गया यार, 3 मंथ्स तो आ गए, यानी 3 साल हो गए, यहां पे 3 साल हो गए थे, 3 साल 3 इयर्स। अब यहां पे आ गया 3 मंथ्स, 3 मंथ्स भी हो गया, लेकिन 3 मंथ्स के बाद फिर 0.6 मंथ और मिले, ठीक है? अब 0.6 का क्या मतलब है? 0.6 मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 30। so 0.6 into 30 18 डेज। इसका मतलब मुझे कितना लगेगा? 3 इयर्स 3 मंथ्स 18। और अगर इसी तरह आप कहते हैं तो बस आराम से बोल दें 3.3। ये जी ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी साल है, यहां तक तो एक्यूरेट है। ये जो आखिरी साल में 10,000 मिलेगा, क्या उसने ये कहा कि ये हर दिन इक्वल पैसे मिलेंगे आपको? नहीं। क्या पता है सारे के सारे साल के आखिर में मिले? तो अगर सारे साल के आखिर में मिले तो पे बैक पीरियड आपका कितना होगा? 4 इयर्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक assumption ले रहा हूं कि ये पैसे 10,000 इक्वली मिल रहे हैं, दिन के हिसाब से मिल रहे हैं। 10,000 साल के तो पर डे के हिसाब से मुझे मिल रहे हैं, तो मैं कहता हूं ठीक है, 3 साल इधर लगे, 3 महीने और लगेंगे और 18 दिन और लगेंगे। गॉट द आइडिया क्लास? गॉट द आइडिया क्लास? ओके, अब इसका मसला क्या है? इसका सबसे बड़ा मसला 10,000 मिलेंगे पहले साल, 10,000 मिलेंगे पहले साल। तो अगर पहले साल 10,000 मिलेंगे तो क्या वो आज के दिन 10,000 के बराबर है? तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इसके अंदर कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं। सबसे बड़ा मसला इसका, हम फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं और हमने कहा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, इट एग्जिस्ट, सो यू नीड टू कैलकुलेट इट। एक मसला। दूसरा मसला, क्या इसमें पे बैक के बाद जो पैसे मिलेंगे उसका कोई आपने हिसाब किताब किया? क्या मतलब सर? क्या मतलब? मैं एक और प्रोजेक्ट आपको देता हूं, ठीक? 40,000 आपको देने पड़ेंगे, पहले साल मिलेंगे 10, दूसरे साल मिलेंगे 30। पे बैक पीरियड कितना हो गया? 2 इयर्स। तो ये अच्छा हो गया? यस। अच्छा हो गया ना? उससे वो 3 साल 3 महीने और 16 दिनों में आपके पैसे पूरे करेगा। और इस प्रोजेक्ट ने कितने अरसे में पूरे कर दिए? 2 साल में। अब आगे देखिए, तीसरे साल में आपको देगा 5,000, चौथे साल आपको देगा 2,000 और पांचवें साल देगा 1,000। अब बताएं कौन सा अच्छा? देखिए मसला है ना कि जो उसके बाद पैसे हैं या उसके बाद कोई पैसे देगा ही नहीं, ये नहीं देगा, कोई पैसे नहीं इसमें। तो आप कहेंगे पे बैक की डेफिनेशन के मुताबिक कौन सा अच्छा होगा? तो इसका मतलब ये है कि पे बैक जो है ये मेथड इतना अच्छा
इफेक्टिव नहीं। ओके ओके जी। The management of Basket Wonders has set a maximum of 3.5 years for projects of this type. अब बास्केट वंडर कहता है कि 3.5 साल का पे बैक पीरियड होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके प्रोजेक्ट ने कितना अरसा लिया? 3। तो इसका मतलब ये अच्छा है, ये अच्छा है, पे बैक के हिसाब से अच्छा है। Should this project be accepted? Yes. Why? The firm will receive back the initial cash outlay in less than 3.5 years. 3.3 आपने कैलकुलेट किया, which is less than 3.5 year, जो कि कंपनी का एक क्राइटेरिया है या एक स्टैंडर्ड है, उससे आपने कम दिनों में, टाइम में अपने पैसे वापस रिकवर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इस प्रोजेक्ट को कर लें। कंटिन्यू। लेकिन हमने कहा इस मेथड के कुछ मसले हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहला तो ये सबसे आसान है यार, कितना आसान था ना, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। फिर इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है कि कितना लिक्विड है, कितने पैसे आएंगे। तो क्या आपको ये बता रहा है ना साफ साफ कितने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, 2 साल में पैसे पूरे कर लेंगे। जो पैसे आपने लगाए, हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना 2 साल में सर्विस, बस ठीक है। आप कहते हैं वो देर खराया अगेन बस टोल मुनाफा, ठीक है, उसके बाद सारा मुनाफा है ना, उसके बाद सारा मुनाफा है ना, पैसा ही पैसा होगा सर। ठीक है। So can you use as a measure of liquidity? Easier to forecast short term than long term flows. तो long term flows को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, शॉर्ट टर्म को आसान होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। दूसरा बड़ा मसला does not consider cash flows beyond the payback period, जो मैंने आपको बताया। तीसरा मसला जो असनैन ने बताया कि ये जो कट ऑफ मैंने लगाया 3.3 पे, ये सब्जेक्टिव है और हमने क्या assumption दी कि रोज सेम पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये मसले हैं इसके साथ, ये इसके एडवांटेजेस, ये इसके डिसएडवांटेजेस। क्लियर क्लास? अगले पे जाएं, यस अगले पे जाएं क्लास। यस IRR, इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा टाइम वैसे भी लगेगा, तो ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, IRR is called as the internal rate of return. Now what is this internal rate of return? IRR गौर से पढ़े, गौर से सुने क्लास। IRR वो डिस्काउंट रेट है, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट का मतलब रेट का वो वर्ड आ गया, इसका मतलब ये किस चीज को ले रहे हैं अकाउंट। डिस्काउंट रेट कहां पे इस्तेमाल होता है? पास्ट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। हम वैल्यू को पास्ट में लेके जा रहे हैं, उसको डिस्काउंट फ्यूचर वाले को प्रेजेंट में लेकर आ रहे हैं। पास्ट की कोई बात हमने नहीं की है, पूरे कोर्स में पास्ट का वर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने फ्यूचर का वर्ड इस्तेमाल किया और प्रेजेंट का। तो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लेकर आ रहा हूं, इसका मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये पे बैक पीरियड से ज्यादा अच्छा है। ओके, सो IRR इज द डिस्काउंट रेट, एक ऐसा डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट यहां पे लिखते हैं ना, एक ऐसा डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू, जिसको मैं अगर इस्तेमाल करूं और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूं, 10,000 की, 30,000 की, 5,000 की, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूं, एक ऐसा रेट जिससे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो वो बराबर हो जाए इक्वेट्स किस चीज के, दैट इक्वेट्स दी प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी वो प्रोजेक्ट का इनिशियल कैश आउटफ्लो जो कितना था 40,000, इसके बराबर हो जाए। ऐसा डिस्काउंट रेट जिसको जब मैं इस्तेमाल करूं तो जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं वो सारे बराबर हो जाएं, जो बिल्कुल प्रेजेंट में मैंने कैश आउटफ्लो किया था उसके बराबर हो जाए। सर लेकिन जो इनफ्लो है ना, प्रोजेक्ट में हमने पैसे डाल दिए, जो प्रोजेक्ट में आपने पैसे डाले वो आउटफ्लो है, अपना इनफ्लो नहीं है। क्यों? ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो। आउटफ्लो आपने पैसे लगा दिए, आउटफ्लो। अच्छा, मेरे पर्सपेक्टिव से तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ही देखना है, मुझे लगा प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। तो प्रोजेक्ट का पर्सपेक्टिव देखने चले। प्रोजेक्ट में पैसे लगे, प्रोजेक्ट ने पैसे कमा के दिए, जो पैसे कमा के दिए वो इनफ्लो, जो प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगे वो आउटफ्लो, एक ही बात। ओके ओके क्लास, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा रेट निकालें, एक ऐसा रेट यहां पे लिखें जिसमें इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 40,000 के बराबर हो जाए, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे नवीन? एक ऐसा डिस्काउंट रेट बताएं, ठीक है, डिस्काउंट रेट यहां पे लिखते हैं ना नीचे, डिस्काउंट करने के लिए एक ऐसा डिस्काउंट रेट बताएं जिसको इस्तेमाल करके इन सब पैसों की प्रेजेंट वैल्यू उन पैसों के बराबर हो जाए जो मैंने शुरू में दिए थे।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर जी। सर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेके आप क्या करेंगे? जल्दी बताएं, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। सर मतलब जितनी इन्फ्लेशन आई है हम उसको फार्मूला को डिराइव करेंगे ना सर। कैसे डिराइव करेंगे? यहाँ पे तो 5 है, 5 है, वो देखिए 1 2 3 4 5। हाँ वो क्या था? प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्ट्रिक्ट व्हाटएवर हाँ तो उस टेबल को इस्तेमाल करके क्या करूंगा? वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो कौन सी वैल्यू पहले लें? उसकी सर फ्यूचर की वैल्यू सर। फ्यूचर की वैल्यू तो आपको गिवन है ना यार, 10,000 12,000 15,000 10,000 7,000। इसको प्रेजेंट में लेकर आना है, इसको प्रेजेंट में लेकर आना है और इस तरीके से लेकर आना है कि इन सबको अगर जमा करें तो ये 40,000 के बराबर हो। नहीं पता? ओके, याद है वो पहले मेथड जब हमें आय पता नहीं होता था तो हम क्या करते थे? पहले एक तुक्का मारते थे, ठीक है? कैलकुलेशन इंटरपोलेशन। पहले 8% पे कर दें, फिर उसकी बजाय 9 रखें, फिर 10 रखें, फिर देखेंगे किस जगह से बराबर हो जाएगा, फिर दो इंटरेस्ट रेट्स आ जाएंगे उसके दरमियान में है तो फिर इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है? सो वी विल यूज द सेम मेथड टू फाइंड आउट द IRR। फिर आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।